तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग इंडक्शन मोटर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसका पावर फ्लो इंडक्शन मोटर्स के टर्म्स में स्टीनमेट्ज एंड अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट पावर फ्लो, जो कि स्टीनमेट्ज मॉडल कहलाता है, जिसमें हम लोग स्टेटर कोर लॉस एंड जो मैकेनिकल लॉस होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एट द लास्ट डिडक्ट करते थे स्टेटर कोर लॉस को, और इनको रोटेशनल लॉस के नाम से जानते थे। रोटेशनल लॉसेस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस ड्यू टू रोटेशन ही होते हैं। एंड स्टेटर कोर लॉसेस की आयरन जो स्टेटर में अवेलेबल है, स्टेटर फ्रेम जो अवेलेबल है, वो भी हाईली परमेबल मटेरियल का बनाया हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द सेंस आयरन रिलेटेड स्टफ, और उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रन करेंगी तो वहां पे भी एडी इंड्यूस वोल्टेजेस क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें स्टेटर कोर लॉस के इनसाइड आती हैं। तो ड्यू टू दी रोटेशन फॉर्म हो रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन के कारण फॉर्म हो रही है, इसलिए इनको भी हम लोग रोटेशनल लॉसेस के कैटेगरी में रखते हैं। और फिर हम लोगों ने रोटर सर्क्यूट एनालिसिस किया, उसके थ्रू हम लोगों ने टॉर्क का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन, स्लिप का एक्सप्रेशन, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सप्रेशन, एंड एयर गैप पावर का एक्सप्रेशन, एंड रोटर कॉपर लॉस का एक्सप्रेशन, एंड पावर फैक्टर करंट, रोटर करंट का एक्सप्रेशन, ये सारा चीजें एंड उनके ग्राफ की एनालिसिस लास्ट सेशंस तक में हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के सेशन में चीजों को एक्सटेंड करते हुए हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन के आपके कॉन्सेप्ट को जरूर चेक किया जाता है, जो कि थेरेटिकल भी हो सकता है और मैथमेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं जिससे किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको भविष्य में ना हो। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं, आरआरबी जे 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है सीबीटी 1499 में अवेलेबल है, एंड गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों चीज़ें 777 में अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन आपका होना है आरआरबी जेई का, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका 6 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। 6 to 13 का डेट अभी रिलीज हुआ है, जो कि टेंटेटिव डेट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होना है सीबीटी 1 का। तो गेट एकेडमी का कोर्स ही क्यों? गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं, उसी सेम डेट पे आरआरबी जेई के ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इमीडिएट बेसिस पे आफ्टर द एनरोलमेंट ऑफ द कोर्सेस, इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जितने भी ऑफिशियल आरआरबी जेई के सिलेबस में एडवर्टीजमेंट में सब्जेक्ट्स मेंशन है, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें और एक पोजीशन ऑब्टेन कर सकें आरआरबी जेई में, राइट, 2024 में। नेक्स्ट, गेट का जो कोर्स है गेट एकेडमी में, गेट 2025 के एस्पिरेंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2025 के लिए 2222 रुपीज में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। 26 के जो कैंडिडेट्स हैं वो 4444 रुपीज में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं, एंड 27 के जो कैंडिडेट्स हैं वो 6666 रुपीज में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। 26 एंड 27 के कोर्सेस के साथ अगर आप 26 या फिर 27 के कोर्सेस में एनरोल करते हैं गेट के, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये केवल 26 एंड 27 के एस्पिरेंट्स के लिए। और अगर आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अगर स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए 999 का कॉस्ट पे आपको पे करना पड़ेगा, राइट, कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस है, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। और अगर आप गेट 26 और 27 में एनरोल करते हैं, कोर्सेस में एनरोल करते हैं,
तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट प्राइस 999 है। ईएससी नॉन टेक्निकल कंडक्टेड बाय यूपीएससी, नॉन टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और करेंट्स और इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के। गेट के लिए सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि सपोज करिए आप केवल नेटवर्क परचेस करना चाह रहे हैं, या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या फिर कंट्रोल व्हाट डू वी माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में बात करें अगर, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2025 में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट 10 टेस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 हैं। इन 76 टेस्ट के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं गेट का एग्जामिनेशन, तो ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को आपको जज करने का मौका मिलेगा, राइट। जो AIR-1 है उसके साथ उनकी एक्यूरेसी के साथ अपने एक्यूरेसी को मैच करने का, कि उनकी एक्यूरेसी कितनी थी, उन्होंने कितना टाइम लगाया पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और आपने कितना टाइम लगाया, उनके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए, आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए, आपका वीक एरिया कौन सा है जहां पे आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। धीरे धीरे इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल AIR तक पहुंच सकते हैं, राइट। गेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका ई बुक गेट एकेडमी के पास अवेलेबल है। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आप इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने वाइज आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कोई कंटेंट वॉच करने की जरूरत नहीं है। वन एंड ओनली वन परफेक्ट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए। आपको पता है कि आरआरबी जेईई 2024 का जो CBT 1 एग्जामिनेशन है, CBT 1 उसका एग्जामिनेशन डेट रिलीज हो चुका है, जो कि दिसंबर के मंथ में कंडक्ट होना है। 6 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। और इस कम टाइम में अगर कोई बुक आपकी हेल्प कर सकता है तो वो गेट एकेडमी के पास अवेलेबल है, आरआरबी जेईई नेविगेटर के नाम से, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है, एंड सम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे अवेलेबल हैं, एंड कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, क्योंकि CBT 1 नॉन टेक्निकल बेस्ड पेपर होते हैं। नॉन टेक्निकल पूरा का पूरा ये नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल के एक भी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस को मिला के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिले हैं आरआरबी जेईई के, इस बुक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंबाइंड बेसिस पे मिलेंगे, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है आपको। एंड सम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और एरर फ्री ये बुक आपको देखने के लिए मिल रही है, एरर फ्री। अगर आप अदर पब्लिकेशंस के साथ जाते हैं तो वहां पे लॉट ऑफ मिस्टेक्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन गेट एकेडमी के इस बुक में कोई भी एरर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके टाइम को खराब होने से रोकेगा। और इसकी प्राइस 262.67 में अवेलेबल है। और CBT 2 के भी बुक्स आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो। आरआरबी जेईई नेविगेटर CBT 2 फॉर CBT 2 अगर आप सर्च करते हैं तो आप उस बुक को भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट सेशन में हमारा इक्विवेलेंट सर्किट और ये टॉर्क का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन, पावर का एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं, और आज के सेशन में उन्हीं सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए फर्दर स्पीड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं।
क्योंकि यहाँ से भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्पीड कंट्रोल जब भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपको पता है कि स्लिप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS होता है, राइट। और स्लिप की वैल्यू मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में 0 to 1 तक वेरी करती है। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है और लोवेस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, राइट, स्लिप। तो आपको ये भी मालूम है कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, NR अगर अब लिखना रहे तो SNS माइनस NS, NR अगर लिखना रहे तो SNS और फिर NR, जस्ट अ सेकेंड, NR इज इक्वल टू NS माइनस SNS लिख सकते हैं, राइट, इस एक्सप्रेशन से। और फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस S टाइम्स ऑफ NS, ये NR का एक्सप्रेशन होगा। और NR इज इक्वल टू 1 माइनस S, NS इज इक्वल टू क्या होता है 120F अपॉन P, 120F अपॉन P। तो ये एक्सप्रेशन आपका ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 120F अपॉन P और 1 माइनस S, ये NR की वैल्यू को देखने के लिए मिल रही है। तो देखिएगा कौन कौन से मेथड हो सकते हैं रोटर की स्पीड चेंज करने का, NR की वैल्यू को चेंज करने का। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। तो फर्स्ट मेथड आता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड मतलब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी केवल चेंज करते हैं तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेड्यूस कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, तो आपकी ऑपरेटिंग फ्लक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मशीन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्लक्स इंक्रीज हो जाए तो आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो BH कर्व आपने एनालाइज किया होगा, BH कर्व में नी पॉइंट पे हम लोग मशीन को डिजाइन करते हैं, ये अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें हार्मोनिक्स ट्रेमेंडसली हाई हो जाएंगे, हार्मोनिक्स ट्रेमेंडसली हाई हो जाएंगे। तो हार्मोनिक्स को लिमिट करने की जरूरत है हम लोगों को, इसीलिए केवल फ्रीक्वेंसी ना चेंज करके साथ बाई साथ वोल्टेजेस चेंज करते हैं हम लोग, कि केवल और केवल फ्रीक्वेंसी ना चेंज करके वोल्टेज भी चेंज करेंगे। कि फ्रीक्वेंसी अगर रेड्यूस करना चाह रहे हैं तो वोल्टेज भी रेड्यूस किया तो ऑपरेटिंग फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब हार्मोनिक्स लिमिटेड रहेंगे, एक नी पॉइंट के बाहर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हार्मोनिक्स ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे और आपकी मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, राइट, मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो इसीलिए हम लोग केवल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के मेथड के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, राइट। देन सेकंड है स्लिप कंट्रोल मेथड। यहां पे क्या हो रहा है, स्लिप कंट्रोल मेथड। स्लिप कंट्रोल मेथड में फर्दर 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड अवेलेबल है, एक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, एक स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड अवेलेबल है, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पोल चेंजिंग मेथड का, पोल चेंजिंग मेथड। तो कौन कौन से मेथड है हमारे पास, एक तो फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड, और केवल फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं चेंज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा कंट्रोल है हमारे पास स्लिप कंट्रोल का, जिसमें वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, कि केवल वोल्टेज को चेंज करके हम लोग इस स्लिप को चेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू ऑपरेटिंग स्पीड जो है रोटर का NR की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, राइट। दूसरा मेथड है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रोटर में रेजिस्टेंस को चेंज करके उसके स्पीड को चेंज कर लें हम लोग। तीसरा मेथड है स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड, एंड एट द लास्ट हमारे पास पोल चेंजिंग मेथड अवेलेबल है, पोल चेंजिंग मेथड अवेलेबल है, राइट। तो तीनों मेथड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं।
कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग, तो ये कहाँ से करेंगे हम लोग, स्टेटर साइड से करते हैं इसको। इस कंट्रोल को हम लोग स्टेटर साइड, वोल्टेजेस कहाँ से आप चेंज करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी कहाँ से चेंज करेंगे। इस तरीके से 3 फेज की मशीन है आपके पास अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे बुल आई है और ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बुल आई का क्या क्यों यूज करते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मशीन थ्रू द हेल्प ऑफ क्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडस्ट्रीज वी यूज बुल आई ऑन टॉप ऑफ द मशीन, ऑन टॉप ऑफ द स्टेटर। तो बुल आई जिस कलर के पेन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो पूरा का पूरा पेन का कलर जो होगा, उस पेन के कलर से जो भी चीजें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो स्टेटर का पार्ट होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो स्टेटर और रोटर के पार्ट में, इसीलिए हम लोग ये सारे नोटिफिकेशंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रोटर का पार्ट होता है, राइट। तो हम लोग 3 फेज पावर कहाँ पे देते हैं, स्टेटर में देते हैं। 3 फेज इनपुट, 3 फेज सोर्स और सप्लाई मेंस स्टेटर में सप्लाई करते हैं ऑफ सर्टेन वोल्टेज ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आप कहां से चेंज करेंगे, स्टेटर साइड से करेंगे कि रोटर, स्टेटर में ही तो इंजेक्ट करते हैं ना। तो ये कंट्रोल कहां से है, स्टेटर साइड से कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो भी चीजें स्टेटर साइड से कंट्रोल कर रहे हैं वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन और स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन और स्पाइरल केज इंडक्शन मशीन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का ही एक और क्या नाम है, फेज वाउंड इंडक्शन मोटर, फेज वाउंड इंडक्शन मशीन या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मोटर। दो तरीके की मशीन होती है हमारे पास इंडक्शन मशीन में। देखिए सिंक्रोनस मशीन का जो स्टेटर होता है और इंडक्शन मशीन का जो स्टेटर होता है वो आइडेंटिकल होता है। आंख बंद करिए, दोनों मशीन्स के स्टेटर दोनों सेम होते हैं, आइडेंटिकल एज इट इज। स्टेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। कहां पे चेंजेस होता है, रोटर में चेंजेस होता है। सिंक्रोनस मशीन में हम लोग किस तरीके का दो रोटर्स यूज करते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर, राइट। दूसरा होता है आपका सैलिएंट पोल रोटर। रोटर में चेंजेस दूसरे, और इंडक्शन में बात करें, इंडक्शन मशीन में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन दो टाइप की मशीन होती है। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं फेज वाउंड इंडक्शन मोटर, राइट। तो यही क्लासिफिकेशन है आपके सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन का। इंडक्शन मशीन को और किस नाम से जानते हैं, असिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन इज अल्टरनेटर, जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो, और इसको हम लोग सिंक्रोनस मशीन के नाम से जानते हैं अल्टरनेटर को, जहां पे इंडक्शन मशीन को हम लोग असिंक्रोनस मशीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एनआर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है, वो अदर देन सिंक्रोनस स्पीड के साथ रन करता है, इसीलिए इसका नाम असिंक्रोनस मशीन है। स्टेटर साइड से कंट्रोल करना है तो दोनों मशीन्स में यूज किया जा सकता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में भी इसका यूज कर सकते हैं और स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में भी स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जो रोटर साइड से करना है वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशंस मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होगी। स्लिप कंट्रोल क्या है, वोल्टेज कंट्रोल कहां से करेंगे, 3 फेज सप्लाई कहां पे दिया हुआ है, आपने सर्टेन वोल्टेज कहां पे सप्लाई किए हुए हैं स्टेटर में, तो ये भी कंट्रोल कहां से कर रहे हैं आप, स्टेटर साइड से। तो स्टेटर साइड से कर रहे हैं तो दोनों मशीन्स में किया जा सकता है। दूसरा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रोटर रेजिस्टेंस मतलब रोटर में रेजिस्टेंस इंजेक्ट करना है। तो आपको पता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन कैसी होती है, ऐसी कि एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स इस फैशन में अरेंज रहते हैं, राइट, ऐसे अरेंज रहते हैं, और ये इधर से भी और इधर से भी शॉर्ट सर्क्यूटेड रहते हैं। ओपन तो है नहीं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकें, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स भी नहीं होती हैं कि शाफ्ट में अवेलेबल है
और उन स्लिप रिंग्स के साथ अटैच करते हुए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जा सके, राइट। तो ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो होते हैं स्लिप रिंग सॉरी स्पाइरल केज इंडक्शन मशीन के बोथ साइड से शॉर्ट सर्क्यूटेड रहते हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो स्पीड कंट्रोल करने का मेथड है वो केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में अवेलेबल है। स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में हम लोग कर सकते हैं रोटर साइड से। स्लिप पावर इंजेक्शन, स्लिप पावर इंजेक्शन देखिए, स्लिप में पावर इंजेक्ट करने के लिए स्लिप में पावर इंजेक्ट करने के लिए कि ये स्टेटर का पार्ट इस तरीके से होता है ना, शाफ्ट, ये ऐसा शाफ्ट होगा जो कि शाफ्ट की को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स अवेलेबल रहते हैं 3 फेज के स्लिप रिंग, और इन स्लिप रिंग से कार्बन ब्रशेस अटैच रहती हैं। इसके थ्रू हम लोग रोटर में भी 3 फेज सप्लाई इंजेक्ट कर सकते हैं, 3 फेज इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये कौन से मशीन में अवेलेबल है, केवल और केवल और ये कंडक्टर्स ऐसे ए फेज के कंडक्टर और ये बी फेज के कंडक्टर स्लिप रिंग से अटैच्ड हैं, और सी फेज के कंडक्टर स्लिप रिंग से अटैच्ड हैं। तो ये केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के साथ पॉसिबल है, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के साथ। स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में किसी भी तरीके का कोई स्लिप का अरेंजमेंट नहीं होता है, और क्योंकि रोटर जो होता है वो बोथ साइड से शॉर्ट सर्क्यूटेड रहता है, तो एक्सटर्नल पावर भी हम लोग इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड भी केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के साथ किया जा सकता है, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन के साथ नहीं कर सकते हैं। पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड के बारे में बात करें तो पोल चेंज किधर से करेंगे आप, देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन आपने पढ़ा होगा, तो स्टेटर साइड से जितने भी पोल्स आप चेंज करिए ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में इंड्यूस हो जाते हैं, राइट। स्क्वायरल केज मशीन एक ऐसी मशीन है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स आप स्टेटर में क्रिएट करवाइए, जितनी वाइंडिंग के लिए आपने वाउंड करके रखा हुआ है स्टेटर को और सोर्स सप्लाई किया, उतने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ के उतने नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। 2 के लिए अगर वाइंडिंग प्रोवाइड किया हुआ है स्टेटर में तो 2 नंबर ऑफ पोल्स बनेंगे आरएमएफ के, 4 के लिए किया हुआ है तो 4 बनेंगे, 8 के लिए किया हुआ है तो 8 पोल्स स्टेटर में बनेंगे। रोटर में ऑटोमेटिकली सेम पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, रोटर के लिए अलग से आपको वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटर में किसी भी तरीके की कोई वाइंडिंग हम लोग स्क्वायरल केज मशीन में नहीं करते। वहां पे एल्यूमिनियम और कॉपर बॉल्स बार्स रहते हैं कि मोल्टन मेटल लेके फ्रेमिंग एल्यूमिनियम और कॉपर का सॉरी रोटर बार्स का रहता है, अब उसमें मोल्टन मेटल पोर करिए तो सॉलिडिफिकेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली रोटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वहां पे कोई एल्यूमिनियम और कॉपर की वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हम लोग, बार्स होते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में अवेलेबल हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में सेम नंबर ऑफ पोल्स ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के साथ अवेलेबल नहीं है, स्लिप रिंग या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मशीन के साथ, क्योंकि फेज वाउंड इंडक्शन मशीन में या फिर उसी को दूसरे नाम से जानते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में, जिस तरीके से स्टेटर में वाइंडिंग 3 फेज की वाइंडिंग प्रोवाइड की गई है, उसी सेम फैशन में आइडेंटिकल रोटर में भी 3 फेज की वाइंडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अगर स्टेटर को 4 नंबर ऑफ पोल्स के लिए आपने वाउंड किया हुआ है तो आपको रोटर को भी 4 नंबर ऑफ पोल्स के लिए ही वाउंड करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किया हुआ था कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मशीन में तभी डेवलप होगा जब स्टेटर नंबर ऑफ पोल्स और रोटर नंबर ऑफ पोल्स सेम रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेम नहीं है तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप नहीं किया जा सकता है मशीन, राइट। तो ये केवल और केवल स्पाइरल केज इंडक्शन मशीन के साथ पॉसिबल है, स्लिप रिंग के साथ पॉसिबल नहीं है पोल चेंजिंग मेथड, क्योंकि आपको पहले से ही जितने 4 नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में किया हुआ है तो 4 नंबर ऑफ पोल्स के लिए रोटर को भी वाउंड करना पड़ेगा। 8 नंबर ऑफ पोल्स के लिए स्टेटर वाउंड किया हुआ है तो 8 नंबर ऑफ पोल्स के लिए
रोटर को भी वाउंड करना होगा। ये ऑटोमेटिकली पोल्स रोटर में नहीं इंड्यूस होते हैं, वहां पे वाइंडिंग की जाती है स्लिपरी इंडक्शन मशीन में। जबकि स्पाइरल केज की ब्यूटी ये है कि ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। तो स्टेटर में ही केवल चेंज करना है आपको कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में भी चेंज हो जाएंगे और आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। क्योंकि एनआर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एनएस इज इक्वल टू 120F/P। पोल्स चेंज कर दीजिए तो स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी तो एनआर की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, कौन से कंट्रोल हम लोग स्टेटर साइड से कर सकते हैं, कौन से कंट्रोल हम लोग रोटर साइड से कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसकी 1 बाय 1 टॉपिक का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, इसी को रिवाइज करिए और इसके बेसिस पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेवल पे फ्रेम किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं इंडिविजुअल स्पीड कंट्रोल मैथोडोलॉजी के साथ। थैंक यू।